हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम अकेडमी। मेरा नाम है भूमिका माहेश्वरी और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिमांड। अब डिमांड होती क्या है? हम नॉर्मल भाषा में तो सिंपल से बोल देते हैं कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो हम उसको डिमांड बोल देते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिमांड हमें वो चाहिए तो सही, पर उसके साथ में हमारे पास उसको खरीदने की पावर है, यानी हमारे पास पैसा है उसको खरीदने के लिए, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है डिमांड बनाने के लिए, वो होती है विलिंगनेस, उसको खर्च करने की। कई बार हमारे पास पैसा तो होता है पर हम उसको खर्च नहीं करते, तो उसकी वजह से वो सब एक डिमांड बन के रह जाती है। तो डिमांड के अंदर हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है कि हमें उसकी डिज़ायर होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की। सेकेंड चीज़ क्या होनी चाहिए? हमारे पास उस डिज़ायर के साथ उसको पैसा होना चाहिए उसको खरीदने का, यानी परचेजिंग पावर होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होती है, हमें उसको खर्च करने के लिए विलिंग होना चाहिए, मतलब हमारे जो पास पैसे हैं उसको हम खर्च करना चाहते हैं उस गुड पर। तो डिमांड इन तीन चीज़ों से बनती है। एक होती है डिमांड, एक होती है क्वांटिटी डिमांड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिमांड हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं जो हम अलग अलग प्राइसेस पर खरीद सकते हैं। सपोज एक आइसक्रीम है जो 10 रुपये की है, तो मेरे पास 40 रुपये है, तो मैं 4 आइसक्रीम खरीदूंगी। अब वो आइसक्रीम 20 रुपये की होगी तो मैं 2 आइसक्रीम खरीदूंगी। तो मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं डिफरेंट प्राइस पर जो मैं खरीद सकती हूँ, इसको हम डिमांड बोलते हैं। अब अगर मैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बोलूँ, यानी कि अगर मैं बोलूँ 10 रुपये की आइसक्रीम है, मेरे पास 40 रुपये, मैं 4 आइसक्रीम खरीदूंगी। तो ये जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। नाउ लेट्स मूव टू डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम किसे बोलते हैं? मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस यहाँ पे होंगे और डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे जिसके साथ वो प्राइसेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल 10 रुपये की आइसक्रीम मिल रही है, चार आइसक्रीम खरीदूंगी मैं। 20 रुपये की मिल रही है तो मैं कितनी आइसक्रीम खरीदूंगी? 2 आइसक्रीम खरीदूंगी। ऐसे 5 रुपये की मिल रही है तो मैं कितनी आइसक्रीम खरीदूंगी? 8 आइसक्रीम खरीदूंगी। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब अगर हम बात करें डिमांड शेड्यूल की, तो ये दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक पर्टिकुलर बायर या कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बायर हूँ और मैं अगर 10 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है तो मैं चार वो चीज़ें लूँगी। अगर 20 रुपये की मिलती है तो 2 लेती हूँ। अगर 30 रुपये की मिल रही है तो सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकती हूँ। जबकि अगर कोई दूसरा कंज्यूमर है, वो बोल रहा है कि मैं 10 रुपये पर 6 अफोर्ड कर सकता हूँ, 20 रुपये पर मैं 4 अफोर्ड कर सकता हूँ और 30 रुपये पर मैं 2 अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इन सब के ये अलग अलग डिमांड शेड्यूल बनते हैं और इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जो एक पर्टिकुलर एक ही इंसान का बनेगा। नाउ लेट्स मूव टू मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट के अंदर एक इंसान तो होगा नहीं, मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंसान होंगे। तो हम उन सारे इंसानों की, मतलब सारे लोगों की, सारे कंज्यूमर की टोटल सबमिशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल सबमिशन बोलते हैं इसको, यानी कि उनके एक प्राइसेस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ना, क्वांटिटी डिमांड को हम सम करेंगे और उससे जो आंसर निकलेगा उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने किया 4 + 6 जिसको हम बोलते हैं 10, तो ये है हमारा मार्केट डिमांड, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब जो हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाए, इससे क्या बनता है? मार्केट डिमांड कर्व बनता है, जिसके अंदर हम शेड्यूल को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। जैसे हमने प्लॉट किया, जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है क्वांटिटी डिमांड के लिए और जो वाई एक्सिस होता है वो है प्राइस के लिए। हम इसको प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। अब स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। ये लीनियर लाइन होती है जिसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हर लाइन का हम स्लोप तो ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स से, और इसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन द प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ऐसे हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं इजीली। हमेशा ये जो लेफ्ट से राइट तक ऐसे स्लैंट होती है ना, ये दर्शाती है कि जो प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप चल रही है। नाउ लेट्स मूव टू डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? ये रिलेशनशिप बताता है डिमांड की और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले सारे 10 फैक्टर की डिमांड के साथ। अब ये होता है इंडिविजुअल और मार्केट का।
इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की इक्वेशन होती है डिमांड ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेंसी इन नियर फ्यूचर। इसको हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ द गुड। अगर प्राइस, जैसे हमने बोला कि इनवर्स रिलेशनशिप होती है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब अगर प्राइस थोड़ा कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी वजह से वो क्या मूव करेगा, ए से लेकर बी तक मूव करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूशन गुड्स उन गुड्स को बोलते हैं जो एक जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जो गुड है वो रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी। अगर मैं चाय नहीं पी रही तो मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, और मैं कॉफ़ी नहीं पी रही तो मैं चाय पी सकती हूँ। सपोज आप कॉफ़ी पीते हो और कॉफ़ी की प्राइस रातों रात बढ़ गई, पहले थी 50 अब 100 हो गई, और चाय की प्राइस उतनी है, जो 50 थी वो 50 ही है। तो आप क्या करोगे, चाय पर शिफ्ट हो जाओगे। चाय की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब जो कॉफ़ी की प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है तो चाय की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो चाय की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो उन गुड्स को कहते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कार और पेट्रोल, तो पेट्रोल के बिना कार नहीं चलती। अब अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कार की डिमांड में थोड़ी तो गिरावट आएगी। और अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की प्राइस बहुत कम हो गई तो कार की डिमांड भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर क्या चलता है, अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम होगी। अब अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो डिमांड का शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और डिमांड, और अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम हो गई तो जो डिमांड कम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं। अब अगर मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ गई तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मल गुड्स, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनका कंजप्शन बढ़ाऊँगी या कम करूँगी। ऑब्वियसली बढ़ाऊँगी, तो शिफ्ट होगा राइटवर्ड। अगर मेरे जो इनकम है वो कम होगी तो मैं शिफ्ट करूँगी लेफ्टवर्ड, क्योंकि मैं उनका कंजप्शन कम करूँगी। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंफीरियर है, मतलब बहुत ही कम लेवल के, जो बहुत ही पुअर लोग होते हैं ना वो उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो मेरी अगर इनकम बढ़ गई, मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई, तो क्या मैं उन गुड्स को कंज्यूम करूँगी, नहीं ना। तो उनका कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इनकम जो डिमांड कब है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, इनकम इंक्रीज होने पर। और अगर मेरे पास वो गुड्स हैं इंफीरियर गुड्स, मेरी इनकम डिक्रीज हुई तो उनका जो डिमांड कब होगा, शिफ्ट राइटवर्ड। अब बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मेरी टेस्ट और प्रेफरेंसेस मुझे बताती है कि कुछ चीज़ फैशन में है, या फिर मैं विंटर क्लोथ्स क्यों खरीदती हूँ, विंटर के सीज़न की वजह से। या फिर मैं अगर बोलूँ कि मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, स्ट्रॉन्ग लाइकनेस, तो अगर पॉजिटिवली होगी मुझे उस चीज़ पर तो डिमांड कब शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या राइटवर्ड। और नेगेटिवली होगी तो डिमांड कब शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। एक्सपेक्टेशंस इन नियर फ्यूचर। अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि वो उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी या उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी इन नियर फ्यूचर, तो मैं क्या करूँगी, अभी उसको खरीदूँगी नहीं, बाद में खरीदूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली सेल्स पर क्या होता है कि आप दिवाली सेल्स आप आने वाले आपको पता है, तो आप क्या करते हैं, अभी नहीं खरीदते उस ड्रेस को, 1 महीने बाद खरीदते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस होगी डिक्रीज़ होगी इन द नेक्स्ट मंथ। मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें और आती है। सबसे पहले नंबर ऑफ द कंज्यूमर। अगर ज़्यादा नंबर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डिमांड होगी, और कम नंबर होगा तो कम डिमांड होगी। और फिर बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंज्यूमर। अगर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो ज़्यादा डिमांड होगी। क्यों, क्योंकि अगर देखो आप, एक रिच है, अगर रिच बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम है और पुअर भरे, तो पुअर तो हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी बहुत सारे गुड्स की। और रिच जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उसी की डिमांड होगी थोड़ी बहुत, और वो भी क्योंकि कम सेक्शन है रिच का तो कम डिमांड होगी।
लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होगा डिमांड कम होगी एंड वाइस वर्सा। इसको अंदर बोलता है कि इस बाकी सारे डिटरमिनेंट्स को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं उस कमोडिटी। अजम्पशंस हैं कि बाकी सारे डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होते, इनकम सेम रहती है, जो एक्सपेक्टेंसी है उसमें कुछ बदलाव नहीं आता, और उसके साथ साथ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी चेंज नहीं होता। बट ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों करता है? फर्स्ट रीज़न होता है कि एमयू की वजह से, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डीएमयू कम होगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कम गुड्स परचेज करेगा। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डीएमयू कम हो रहा है, मतलब एमयू तो कम हो रहा है, पर कंज्यूमर फिर भी ज़्यादा गुड कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉल इन प्राइस ही है, प्राइस जो फॉल होता है ना, उसकी वजह से उसको लालच आ जाता है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है बहुत ग्रीडी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंजप्शन है वो बढ़ता है प्राइस फॉल करने पर। इनकम इफेक्ट। अब अगर जो प्राइस कम हो रहा है तो मेरी रियल इनकम, यानी कि सपोज मेरे पास तो 40 के 40 रुपये प्राइस था पहले 20 रुपये का, फिर हो गया 10 रुपये तक, तो मेरी क्या होगी? रियल इनकम बढ़ेगी। पहले मैं सिर्फ 2 क्वांटिटीज अफोर्ड कर सकती थी, अब मैं कितनी अफोर्ड कर सकती हूँ? 4 कर सकती हूँ। मेरी रियल इनकम क्या हुई? बढ़ी, तो डिमांड क्या हुई? बढ़ी। थर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस ऑफ टी और प्राइस ऑफ कॉफ़ी के बारे में, अगर सपोज कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो टी का कंजप्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। फोर्थ है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर प्राइस बढ़ती है तो ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। सपोज अगर हम पहले थी 10 रुपये और बहुत लोग पहले थी 100 रुपये कंसिडर करते हैं, तो बहुत कम कंज्यूमर बेस था, अब उसको 50 रुपये कर दिया तो कंज्यूमर ज़्यादा आएंगे, तो इसकी वजह से कंज्यूमर साइज बढ़ेगा और डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, और सेम वाइस वर्सा चलता। अब फिफ्थ है डिफरेंट यूजेस, यानी कि अगर में एक मिल्क है तो उसका हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, तो उससे बहुत दही बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो हम उसको ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे बाकी सारी चीज़ों में, और प्राइस इंक्रीज होगी तो हम उसको कम कंज्यूम करेंगे बाकी सारी चीज़ों में। तो ये भी 5 चीज़ें चलती है। कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके, जैसे बहुत ज़्यादा रिच गुड्स होते हैं तो उनकी डिमांड कब होती है? जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर कम प्राइस होती है तो वो नहीं, डिमांड में ही नहीं आते हैं, क्योंकि उसको कौन खरीदता है? सिर्फ रिच लोग खरीदते हैं। दूसरा होता है गिवन गुड्स, जो बहुत ही हाईली इन्फीरियर होता है। अब अगर उनकी प्राइस बढ़ती है तब उनकी डिमांड बढ़ती है, भले प्राइस कितनी कम कर लो उनकी डिमांड हमेशा कम होगी। हम क्या सोचते हैं कि क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, तो डिमांड हमेशा कम होगी उसकी। थर्ड चीज़ क्या होती है कि कुछ लोग, मतलब वही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक के पीछे जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक के पीछे जाने पे उन्हें पता ही नहीं है भाई कि ये ऑर्गेनिक है वो रियल में या नहीं है, बस हाँ ऑर्गेनिक है मान लिया उन्होंने, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्सेप्शन बन रखा है, क्यों? ऑर्गेनिक लिख दिया तो भाई डिमांड ज़्यादा जाएगी, भले कितना ही प्राइस हो। इसी के साथ हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है। तब तक के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।